स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ते नृणा मभङ्गुर तनुद्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुर द्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवति कापि कादम्बिनी। कहा कि जो स्मृत मात्र विषय होकर भी मनुष्यों के तीन आतप को दैहिक, दैविक और भौतिक तीन आतप को दया से हर लेती है। जो कभी भग्न न होने वाली शरीर प्रभा से युक्त विद्युत माला से वेष्टित है और जो कलिंद कन्या यमुना के तीर के सुरतरु को आश्रयण कर वर्तमान रहती है, वह प्रसिद्धातिरिक्त घनघटा मेरी मति को चूमने वाली बने, अर्थात सदा उस मंजुल मूर्ति का ज्ञान मुझे होता रहे। पंडित राज जगन्नाथ ने रसगंगाधर में काव्य का लक्षण उपन्यस्त करते हुए कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। जिस शब्द से रमणीय अर्थ का प्रतिपादन किया जाता है उसे काव्य कहते हैं। इस लक्षण में यदि शब्द पद न कहें अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो हो वह काव्य है, इतना ही लक्षण करें तो रमणीय अनुराग आदि को व्यक्त करने वाला कटाक्ष आदि भी काव्य हो जाएगा। अतः शब्द का निवेश लक्षण में इसी कारण से किया गया है। अर्थ में रमणीयार्थ में अर्थ में रमणीय विशेषण लगाने का कारण यह है कि अरमणीय अर्थबोधक घटमानय इत्यादि साधारण वाक्यों में काव्यत्व का निराश समझना चाहिए। घटमानय इत्यादि भी काव्य न हो जाए ऐसी बात समझना चाहिए। घटमानय इत्यादि साधारण वाक्यों में काव्यत्व का निराश समझना चाहिए। साहित्य शास्त्र में वाचक, लक्षक और व्यंजक तीन प्रकार के शब्द होते हैं। वे तीनों काव्य कहे जा सकते हैं यदि उनके अर्थ, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य रमणीय हों। इसी अर्थ को सूचित करने के लिए लक्षण में वाचक अथवा व्यंजक न कहकर पंडित राज जगन्नाथ ने प्रतिपादक पद का प्रयोग किया है। रमणीय शब्द के प्रतिपादक तो व्याकरण के भी शब्द हैं, उनमें काव्यत्वापत्ति न हो, इसलिए अर्थ पद का प्रयोग किया गया है। रमणीय अर्थ क्या है? इस प्रश्न पर पंडित राज जगन्नाथ ने लिखा है कि रमणीयता च लोकोत्तर आह्लाद जनक ज्ञान गोचरता। जिसके ज्ञान से लोकोत्तर या अलौकिक आनंद उपलब्ध हो वह अर्थ रमणीय है। अब पुनः प्रश्न उठता है कि लोकोत्तर आनंद क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पंडित राज जगन्नाथ ने फिर अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि लोकोत्तरम चाह्लाद गतस चमत्कारत्वा पर्यायो अनुभव साक्षिको जाति विशेषः। अर्थात लोकोत्तरत्व सातिशय निरतिशय कुछ नहीं, घटत्व पटत्व जैसा आनंद में रहने वाला जाति विशेष है।
चमत्कारत्व जिसका दूसरा नाम है। सहृदयों के अनुभव ही इस जाति की सत्ता में प्रमाण है। अब प्रश्न उठता है कि सहृदय किसे कहते हैं। तो सहृदय की परिभाषा तो हमने आपको जब ध्वन्यालोक पढ़ाया उस समय बताया कि ये शाम तो काव्यानुशीलनाभ्यास वसाद विशदी भूते मनोमुकुरे वर्णीय तन्मयता भवन योग्यता ते सुचंद्र संवाद भाजा। काव्य के अनुशीलन के अभ्यास के कारण व्यक्ति के विशदीभूत मनोमुकुर में जब वर्णनीय तन्मयता और भवन योग्यता के कारण व्यक्ति स्वच्छंद संवाद का भाजन होता है तो सहृदय कहलाता है। यहाँ पर जिस जिस आनंद में सहृदयों को लोकोत्तर ऐसा अनुभव हो वही आनंद लोकोत्तर है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने भी इस प्रसंग में कहा है कि सचेतसाम अनुभव प्रमाणम तत्र केवलम। आनंद में लोकोत्तरत्व विशेषण लगाने का अर्थ यह है कि यद्यपि पुत्रस्ते जाता धनम ते दास्यामि, इन वाक्यों से भी होने वाली भावना भी आनंददायिनी है। धनम ते दास्यामि, मैं तुम्हें धन देता हूँ। पुत्रस्ते जाता, तुम्हारे पुत्र हुए। इन वाक्यों से भी आनंद की अनुभूति हो रही है। तथापि ये वाक्य काव्य नहीं हो सकते क्योंकि इन वाक्यों के अर्थों की भावना से होने वाला आनंद लोकोत्तर नहीं है। सहृदयों को उस आनंद में लोकोत्तरत्व की प्रतीति नहीं होती। विशिष्ट लोकोत्तर आनंद में पुनः पुनः अनुसंधान रूप भावना विशेष शाब्द बोधात्मक अनुभव ही कारण है। तात्पर्य यह है कि जब हम किसी काव्य वाक्य को सुनते हैं तब शक्ति स्मरण आदि जो शाब्द बोध की सामग्री मानी गई है तदनुसार पहले वाक्यार्थ बोध होता है। तत्पश्चात यदि वह व्यंग्य अर्थ रहा तो व्यंजनावृत्ति द्वारा उसका बोध होता है जो सहृदयों को अच्छा लगता है। अतः सहृदय बार बार उसका बोध करते हैं। इस तरह संपन्न की गई बोध धारा सहृदय की आत्मा में लोकोत्तर आनंद उत्पन्न करती है। इसके बाद पंडित राज जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ में इस पर कुछ परिष्कार दिया है। अपने काव्य लक्षण का कुछ परिष्कार दिया है और उन्होंने कहा कि इत्थम चमत्कार जनक भावना विषयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वम यत प्रतिपादितार्थ विषयक भावनात्वम चमत्कार जनकतावच्छेदकम तत्वम स्वविशिष्ट जनकतावच्छेद कार्थ प्रतिपादकता संसर्गेण चमत्कारत्व वा काव्यत्वम इति फलितम। इस प्रकार कह करके उन्होंने अपने काव्य लक्षण का समापन किया है। यानी रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीय अर्थ के जो प्रतिपादक शब्द हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले हों उन्हें काव्य कहते हैं। इस प्रकार अपने लक्षण को उन्होंने स्थापित किया। इसके पश्चात उन्होंने आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण को उठाया है जिसका अध्ययन हम लोग कल की कक्षा में करेंगे।